Good morning, good morning. Good morning to everyone. Good morning, Isha. Good morning, Komal. Good morning, Alka. Jadisha, Pooja, Shifali. Very good morning. Good morning, Jaya. Good morning. मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ऑडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग अमीशा, गुड मॉर्निंग. एक बार जल्दी से आप लोग बताइए, ऑडियो ठीक है? चलिए, वेरी गुड. सो स्फेरिकल मिरर में ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी चीज़ें कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है. सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है स्फेरिकल मिरर में, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ इमेज स्फेरिकल मिरर में. तो पहले हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे 15 to 20 मिनट्स के अंदर, एंड उसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ही दो चीज़ें आती हैं, एक प्रिज्म और एक आपका आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, उसी के अंदर आता है. तो पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर को ही हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, सो हेडिंग लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर. वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर. हेडिंग लिखना वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर. वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, इसमें दो केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस में हम एज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वो मूव कर रहा है. ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो लेट अस सपोज कि ये सिचुएशन अपने पास फर्स्ट केस में हम लोग ऐसा डिस्कस करने वाले हैं कि ये हो गया आपका एक कॉन्केव मिरर, इसका फोकल लेंथ f, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है u वेलोसिटी से. अब यहाँ पर बोला गया कि इमेज की रफ्तार कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है. देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/v + 1/u = 1/f. ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, लेट अस सपोज u डिस्टेंस. तो कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगा. अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट पोल के जाएगा उस केस में u चेंज होगा. मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट पोल तरफ जा रही है तो u चेंज होगा, या ऑब्जेक्ट अगर पोल से अपोजिट जा रही है इस तरफ तो उस कंडीशन में भी u चेंज होगा. u क्या है, डिस्टेंस. और अगर डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी. तो अगर ये डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होगा तो हम लोग उसको कहेंगे वेलोसिटी. सो du/dt, जैसे आप बोलते हैं ना 11th में क्या पढ़ते थे मैकेनिक्स, dx/dt = वेलोसिटी. तो वैसे यहाँ का डिस्टेंस कौन है, u. तो u अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो वो बनाएगा वेलोसिटी. तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के साथ.
डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई वी विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई यू respect to t, differentiation of 1 by f with respect to t. You know focal length of this mirror is constant, focal length constant रहेगा, तो constant का differentiation तो zero हो जाएगा। अच्छा, मान लेते कि मिरर भी मूव कर रही है, सपोज दैट, हो सकता है कि मिरर भी मूव कर रही हो। अब ये बताइए कि 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई वी का डिफ्रेंसिएशन अगर आपको करना है, देखो 1 बाय वी का डिफरेंशिएशन अगर करना है किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। तो गड़बड़ क्या हो जाएगा यहां पर? ये कौन सा फंक्शन है? वी, और आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? टी। तो यहां पे डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में होगा, v का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में होगा, लेकिन यहाँ v तो नहीं है, t है। तो v लाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? चेन रूल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई वी हम लोग यहाँ लगा देंगे dv, बैलेंस करने के लिए हम लगाएंगे dv, और नीचे में कौन है? dt। dv हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी हमको करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में हो जाएगा -1 बाई वी स्क्वायर, और क्या बचेगा? dv अपॉन dt, ऐसा बचेगा ना। ये तो हो गया 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। उसी तरह अगर मुझसे बोला जाएगा 1 बाई यू का डिफरेंशिएशन बताओ t के रेस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे 1 बाई यू का होगा -1 बाई यू स्क्वायर, और यहाँ बचेगा du अपॉन dt, ऐसा बचेगा चेन रूल लगाने के बाद। तो इसको पुट कीजिए, तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे -1 बाई वी स्क्वायर dv अपॉन dt -1 बाई यू स्क्वायर du अपॉन dt, और फोकल लेंथ डिफरेंशिएशन 0, इसको उठाकर उधर भेजिए, -1 बाई वी स्क्वायर dv अपॉन dt 1 अपॉन यू स्क्वायर du अपॉन dt। आपको तो ये dv अपॉन dt चाहिए, तो यहाँ से माइनस हटाओगे तो यहाँ लग जाएगा, और v स्क्वायर हटाइएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो dv अपॉन dt आ जाएगा माइनस का v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर du अपॉन dt। अब कौन मुझे बताएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा कट रहा है, अब मुझे आप लोग ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय dv अपॉन dt क्या होता है? dv अपॉन dt क्या है? v क्या है? इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी बनेगा। v है ना इमेज डिस्टेंस, ये वेलोसिटी नहीं है, इट इज ए इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी बनेगा। तो ये किसकी वेलोसिटी बनेगी? इमेज की वेलोसिटी बनेगी या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बनेगी? ये बताइए। ब्लर दिख रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसकी वेलोसिटी होगी? dv अपॉन dt इमेज की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी? ये बताओ। इमेज की वेलोसिटी। dv अपॉन dt इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। थोड़ा सा बेटर सोचते हैं। अब एक बात बताओ, ये v जो आप बोलते हो ना, v क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। लेकिन पोल भी तो चल रहा है, और पोल किसके ऊपर है? मिरर के ऊपर है। तो इमेज डिस्टेंस पोल से, या ऐसा बोलो इमेज डिस्टेंस मिरर से, क्योंकि पोल कहाँ है? मिरर के ऊपर। तो ये इमेज डिस्टेंस है पोल से, या इमेज डिस्टेंस है मिरर से, और मिरर भी चल रही है, तो हम इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इमेज डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि ये डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है? मिरर से, तो वेलोसिटी भी कहाँ से बनेगा? मिरर से। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और पोल कहाँ है? मिरर पे। तो
तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, क्योंकि मिरर भी चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, दिस क्वांटिटी इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror, and this amount VIM, velocity of image with respect to mirror, किसके रेस्पेक्ट में? मिरर के रेस्पेक्ट में। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, है ना, इसको अगर आप तोड़ोगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, velocity of image minus velocity of mirror is equal to minus v square upon u square। इसको तोड़िएगा तो velocity of object minus velocity of mirror। क्लियर है मेरी बात है? अब जरा सोचिए कि अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर मिरर अगर स्फेरिकल नहीं होके प्लेन होता, प्लेन मिरर, तो क्या u और v बराबर होता? क्योंकि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से और इमेज डिस्टेंस मिरर से सेम होता है हमेशा, चाहे मिरर रेस्ट पर हो या मोशन में हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर सेम होगा, और अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। जैसे ये 1 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली, अगर आपको याद होगा तो ये किसके जैसा हो जाएगा? याद करो, हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर भी पढ़ा था, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इमेज की वेलोसिटी प्लेन मिरर के लिए। ये फॉर्मूला किसके जैसा बन जाएगा? प्लेन मिरर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब लगाना है जब ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव कर रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है आपको, कितनी होगी? फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, पोल ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही है ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, मिरर इधर आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बताइए इमेज की रफ्तार कितनी होगी? सबसे पहला बात तो ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी और इमेज डिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपको मालूम है, फोकल लेंथ भी मालूम है, तो इन दोनों का यूज़ करके आप पहले इमेज डिस्टेंस बताओ। अच्छा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी वो ऐसे निकलेगी मिरर के ऊपर ऐसे, तो राइट वाला डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, लेफ्ट वाला डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। तो राइट वाली वेलोसिटी भी पॉजिटिव लीजिएगा और लेफ्ट वाली वेलोसिटी नेगेटिव लीजिएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस आप पोल से मेज़र करोगे तो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इधर जाना पड़ेगा, इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव होगा क्योंकि कॉन्केव मिरर है, तो यहाँ से सॉल्व करके v बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व कीजिए और v बताइए कितना आ रहा है जल्दी से। वेरी गुड वैभव। सॉल्व करने के बाद v आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि जो इमेज है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, और कहाँ पे बन रहा है? पोल से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। दिस डिस्टेंस इज 60। अब इमेज की वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर साइन के साथ -v² अपॉन u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर।
वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है मुझे। मिरर की वेलोसिटी हो जाएगी -6, माइनस इसलिए 6 क्योंकि मिरर इस तरफ जा रहा है, -6। v कितना है -60, u कितना है -30 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी +2 क्योंकि राइट जा रही है ऑब्जेक्ट। मिरर की वेलोसिटी -6, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज +6 माइनस यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 30 × 2 में जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 तो -4 एंड 6 + 2 8। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -32 - 6, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -38 मीटर पर सेकेंड। -38 मीटर पर सेकेंड का मतलब ही हो गया 38 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट, मतलब कि इमेज इधर जाएगी इस तरफ। कितने स्पीड से? 38 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, नहीं मिरर के डायरेक्शन में नहीं, हाँ इन द डायरेक्शन ऑफ मिरर वेलोसिटी। मिरर जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में। तो अगर एक बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सारे लोगों को बताओ, समझ में आया सारे लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोगों को। ये कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। मिरर मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो बताइए इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है कितना होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए कितनी होगी। सबसे पहले u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन है। यहाँ से सबसे पहले इमेज डिस्टेंस फाइंड करो, लेकिन पहले साइन कन्वेंशन डिसाइड करो कि कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव होगा, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी, इट इज़ ऑब्जेक्ट, इससे जो रे निकलेगी मिरर के ऊपर वो ऐसे जाएगी, तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, वेलोसिटी के लिए भी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के लिए भी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है +20 सेंटीमीटर क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है क्योंकि कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। एंड v कैलकुलेट करना है। v कैलकुलेट कीजिए मिरर फॉर्मूले से, मिरर फॉर्मूले से v कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। 10 सेंटीमीटर +10 कि -10? +10 आ रहा होगा। सॉल्व करने के बाद v आ जाएगा +10 सेंटीमीटर। +10 का मतलब हो गया कि इमेज कहाँ बन रहा है? +10 मतलब यहाँ पर, और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर +10। अब मुझे निकालना है इमेज की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ इमेज
माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर वेक्टर में माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब देखो इमेज की वेलोसिटी तो निकालनी है मुझे, मिरर की वेलोसिटी 4 है, प्लस में राइट जा रही है तो प्लस हो जाएगा, v कितना है 10, u कितना है -20, -20 का होल स्क्वायर, -20 का होल स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट -6, जो कि वो लेफ्ट जा रही है, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ मिरर +4, तो यहाँ से हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज -4 माइनस कितना हो जाएगा 1/4, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, लेकिन ये वाला माइनस तो बाहर में है, -10 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10/4 + 4, 10/4 इज 2.5 एंड 4 + 2.5 इज 6.5। चूँकि ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इमेज की जो रफ्तार है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इमेज की रफ्तार इस तरफ है 6.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या सारे लोगों को बातें समझ में आई है? इन द डायरेक्शन ऑफ मिरर, वेरी गुड वैभव। एक ही वैभव का ही सिर्फ आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का किसी का आंसर नहीं आ रहा है। एक कोमल का आंसर आया है, ईशा यादव, सारे लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, कोमल, पूजा, अलका, है ना, सारे लोग रिस्पॉन्ड करो, शिफाली, जया, आप लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए, आंसर दीजिए। आंसर नहीं दोगे, देखिए गलत और सही इस पे नहीं जाना है कि हम आंसर जो देंगे क्या वो गलत होगा या वो सही होगा, डजंट मैटर, गलत होगा तभी तो सही होगा उसके बाद, तो गलतियां के बाद ही क्या होती है, हम लोग सीखते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि गलती हो जाएगी तो क्या होगा, डजंट मैटर, गलती हो रही है तो होने दीजिए, लेकिन हाँ गलती होने के बाद जब आपको वो सिखाया जाएगा तो फिर गलती नहीं होनी चाहिए सीखने के बाद। चलो, आज संडे है, उसके बाद भी सिर्फ 8 बच्चे 7 बच्चे लाइव है, अभी कितने हैं? हाँ, रिदम नहीं बन रहा है जी तुम लोगों को पढ़ाने का। बताइए वैभव। चलो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन में हमने ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कराया, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बट सपोज दैट कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव नहीं कर रही है बल्कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रही है, लाइक दैट, ऐसे। ये कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट तो है 30 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट तो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रही है। ऑब्जेक्ट कैसे जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, कितने स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बताना है इमेज की रफ्तार कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ऑनलाइन कब तक चलेगा? 6 को तो देखिए डिसीजन आने वाला है ना, 6 को डिसीजन आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली कि 6 के बाद ओपन हो जाएगा, ऑफलाइन मोड में हम लोग आ जाएंगे। अगर 6 के बाद ओपन हो गया तो सारे लोग ऑफलाइन मोड में आ जाएंगे, बट एक प्रॉब्लम ये भी है कि थर्ड वेव का न्यूज़ आ रहा है कि थर्ड वेव जो है
इस मंथ में इस मंथ के एंड होते होते काफ़ी ज़्यादा वो जो है डेंजरस हो जाएगा पूरा। तो बहुत सारे स्टेट में ओपन होने का जो डिसीज़न हुआ था उसको वापस से क्लोज़ कर दिया गया। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स में जो कॉलेज और स्कूल ओपन करने की बात हो रही थी उसको वापस से क्लोज़ किया गया है ड्यू टू थर्ड वेव। यहाँ पर बिहार में ऐसा अभी एट प्रेजेंट कोई न्यूज़ नहीं है, अभी तक सिर्फ यही चल रहा है कि 6 के बाद ओपन हो जाएगा। तो अगर ओपन हो जाएगा तो ओपन हम लोग भी आ जाएंगे ऑफलाइन मोड में। बट अगर नहीं हो पाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से अगर आ गया कि नहीं ओपन नहीं होना है, तब तो फिर मुश्किल है। चलो देखो यहाँ पर, अच्छा इस क्वेश्चन में देखिएगा कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट तो ऐसे जाएगा हमेशा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगा ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 30 सेंटीमीटर है, वो तो वही रहेगा। फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। सोचो यू चेंज नहीं हो रहा है, एफ चेंज नहीं होगा, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा वी, वो भी चेंज नहीं होगा। तो इस केस में आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। वो जो फॉर्मूला आपने लिखा था ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर वाला जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे, वो तभी अप्लाई करना है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव नहीं कर रही है, तो ये बेसिकली केस नंबर 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए देखो, इसके लिए सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लगाना है मैग्निफिकेशन वाला। मैग्निफिकेशन होता है -v/u, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसी से बनेगा सारा क्वेश्चन। इसको डिफरेंशिएट करना होगा और डिफरेंशिएट करके सारा क्वेश्चन बनेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इसको डिफरेंशिएट करके ही सारा क्वेश्चन बनेगा। अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो इमेज भी मूव करेगी, यानी क्या चेंज होगा? अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर ऊपर है तो बेसिकली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज होगा। तो हाइट चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का भी हाइट चेंज होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो अगर u चेंज नहीं होगा, f चेंज नहीं होगा, तो v भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे v कैलकुलेट करो। ये वाला डायरेक्शन तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। तो पहले v कैलकुलेट कीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर क्योंकि कॉन्केव मिरर है। v सॉल्व कीजिएगा तो v आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। v कितना आ गया? -60 सेंटीमीटर। मतलब इमेज यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी होगा। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो इमेज भी अभी प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब जरा इस वाले सिचुएशन पे आइए। यहाँ पर u चेंज नहीं हो रहा है और v चेंज नहीं हो रहा है, तो u कांस्टेंट, v कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के साथ, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी तब आप वेलोसिटी यहाँ से निकालोगे, और अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका तो फॉर्मूला हम लोग निकाल ही चुके हैं। v कांस्टेंट है तो v बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। u कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्जेक्ट की हाइट, ये टाइम के साथ अगर ये हाइट चेंज होगी तो ये वाली वेलोसिटी मिलेगी। इमेज की हाइट अगर टाइम के साथ चेंज होगी तो इमेज की ये वाली वेलोसिटी मिलेगी। जिस तरफ का डिस्टेंस उस तरफ की वेलोसिटी। h0 क्या होता है? ये डिस्टेंस, तो इधर वाला जो अगर डिस्टेंस लोगे तो इधर वाली वेलोसिटी मिलेगी। hi इमेज की हाइट, ये होता है हाइट, तो ये वाला वेलोसिटी मिलेगा। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along y axis, velocity of object along y axis, velocity of image along y axis। v कितना है? -60। velocity of object कितना है? y डायरेक्शन में 2, दिस इज velocity of object along y axis, इनटू में 2। u कितना है? -30। velocity of image
अलॉन्ग वाई एक्सिस निकालना है। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 30 इंटू 260 -4 वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग वाई एक्सिस -4 मीटर पर सेकेंड। -4 मीटर पर सेकेंड का मतलब कि इमेज की वेलोसिटी नीचे है, कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन के नीचे जा रहा है इमेज। तो इमेज की वेलोसिटी नीचे होगी और इमेज की रफ्तार होगी 4 मीटर पर सेकेंड। कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, जल्दी बताओ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, पोल हो गया, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंगल 37 डिग्री, एंगल 37 डिग्री। अब बताइए इमेज की रफ्तार कितनी होगी। अब ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ना तो सिर्फ पैरेलल जा रहा है ना ही परपेंडिकुलर जा रहा है, उसके बीच से जा रहा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा होगा ना, तो इसका मतलब कि उसकी एक वेलोसिटी तो ऐसे बनेगी, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट, और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसे आएगा। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ और एक कंपोनेंट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। मतलब इस केस में दोनों केसेस आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला केस नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला केस नंबर 2। यानी इस बार ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी जा रही है और इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी जा रही है। तो यानी यहाँ पे दोनों केस लगेगा और दोनों केस के बाद जो आंसर आएगा वो होगा फाइनल आंसर। चलिए तो पहले एक काम करते हैं, इसकी वेलोसिटी को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। इसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पर है 30 सेंटीमीटर पे, और फोकल लेंथ कितना है 20। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो लाइट की जो रे है, लाइट रेस ऐसे जाएगी, तो ये डायरेक्शन होगा प्लस, ये डायरेक्शन होगा माइनस। सबसे पहले इमेज का पोजीशन बताओ, इमेज कहाँ बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, इमेज का पोजीशन, इमेज डिस्टेंस कहाँ बनेगा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज यहाँ पे बन रहा है कहीं पर, कितने डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर पे। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज डिस्टेंस हो गया 60, वेरी गुड। अब देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब आप इधर ब्रेक करोगे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो क्या लिखोगे 5 cos 37, cos 37 होगा 4/5, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इधर तोड़ोगे, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट आप यहाँ निकालोगे तो ये आ जाएगा 5 sin 37, यानी sin 37 हो जाएगा 3/5। दिस इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर परपेंडिकुलर वाला हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने बना रखा है। पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v² वेलोसिटी ऑफ, नहीं यहाँ पे मिरर होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अच्छा एक और बात,
प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी वेलोसिटी, क्या हम उसको एक्स वाली वेलोसिटी बोल सकते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल वाली जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्स वाली वेलोसिटी बोल सकते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी को वाई वाली वेलोसिटी कह सकते हैं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक, तो अगर हम एक्स वाली वेलोसिटी ले रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की भी कौन सी मिलेगी? एक्स वाली वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, मिरर की वेलोसिटी 0 है क्योंकि मिरर मूव नहीं हो रही है। यू वी कितना है? वी है -60, यू कितना है? -30, उसका होल स्क्वायर। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्स वाली, मिरर की वेलोसिटी 0, इमेज की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में माइनस में आ जाएगा 4, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है? 4। तो इमेज की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी आ गई? -16। तो 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और माइनस का मतलब है कि इमेज की वेलोसिटी इस तरफ है, ऐसे। जो वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी उसको हम एक्स वाली वेलोसिटी कहेंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी उसको वाई वाली वेलोसिटी कहेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट का एक्स वाला वेलोसिटी ले रहे हैं तो इमेज का भी एक्स वाला वेलोसिटी मिलेगा। -16 मतलब इमेज इधर जा रहा है 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। ये हो गया। अब परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी अगर हम लोग निकाल लें तो कितना होगा? उसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला मैग्निफिकेशन वाला, -v/u इज इक्वल टू hi/h0। तो v इंटू h0 इज इक्वल टू -u इंटू hi। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए टाइम के साथ, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और बात, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ भी जा रहा है ना, पोल की तरफ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा। ऑब्जेक्ट जा रहा है पोल की तरफ तो इमेज जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पर u चेंज होगा तो v भी चेंज होगा, u चेंज होगा तो v भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है? इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ तक पहले सॉल्व कीजिए और इसको डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश कीजिए। यहाँ तक पहले सॉल्व करो, उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करना। वेलोसिटी ऑफ मिरर नहीं है, मिरर रेस्ट पे है, मिरर मूव नहीं कर रहा है। चलिए इसकी बात हो गई। अब इसको जरा डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चेंज होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पोल की तरफ है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आएगा u चेंज होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा और इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा। ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे? u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है? अगर आपने डिफ्रेंशिएशन में फॉर्मूला अगर पढ़ा होगा u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन, तो पहले जो u है तो पहले एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दूसरे फंक्शन को मल्टीप्लाई में रखेंगे, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और पहले वाले को मल्टीप्लाई में रखेंगे। ये u v यहाँ का u v नहीं है, ये ऐसे ही जनरल u v, इट इज़ अ वन फंक्शन एंड इट इज़ अ सेकेंड फंक्शन। तो किसी एक का डिफ्रेंशिएशन करना है दूसरे को मल्टीप्लाई में, फिर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करना है पहले वाले को मल्टीप्लाई में। इसी से इस पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dv/dt, तो h0 मल्टीप्लाई में रखेंगे, फिर h0 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dh0/dt, तो v मल्टीप्लाई में रखेंगे, माइनस u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे du/dt, तो hi मल्टीप्लाई में रखेंगे, ये तो माइनस है, और hi का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u मल्टीप्लाई में रखेंगे। ठीक, ये मैंने इसको u इंटू वी के फॉर्मेट पे तोड़ दिया। अब जरा देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है
तो एट दिस इंस्टेंट ऑब्जेक्ट चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई, 0। ऑब्जेक्ट की हाइट 0 है। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, तो इमेज की भी हाइट कितनी होगी, 0। लेकिन ऑब्जेक्ट की रफ्तार इस तरफ है, ये रफ्तार है, ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज होगा लेकिन ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो डी एच नॉट बाई डी टी ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि हाइट कहां होता है, वाई एक्सिस पर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस, ये 0 नहीं है। ऑब्जेक्ट की हाइट 0 है, ऑब्जेक्ट की हाइट 0, बट ऑब्जेक्ट की हाइट वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वो है। इमेज की हाइट 0 है लेकिन इमेज की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में वो 0 नहीं है, इसको याद रखिएगा, वो 0 नहीं है। ऑब्जेक्ट की हाइट 0 है बट इस डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है ना। अच्छा, ये वाली वेलोसिटी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के हाइट को चेंज करेगा। तो डी एच नॉट बाई डी टी, इसका मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इधर का अगर चेंज होगा हाइट तो इधर की वेलोसिटी मिलेगी, हाइट मतलब डिस्टेंस। तो यहां पे देखो, इस फॉर्मूले में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है, हाइट ऑफ इमेज 0 है, तो ये 0 तो पूरा 0। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस इंटू वी माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस इंटू यू। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में कितना है, 3, वी कितना है, -60। इमेज की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में निकालनी है मुझे, यू कितना है, वी कितना है, हाँ यू कितना है, -30। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बचेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू -6 सेंटी की तरफ। डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, यानी इमेज की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नीचे। वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई डायरेक्शन 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो एक वेलोसिटी इस तरफ है, एक वेलोसिटी इस तरफ है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यानी इमेज जाएगी ऐसे। इस वेलोसिटी ऑफ इमेज, एंगल वैंगल चाहो तो निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। तो इमेज की वेलोसिटी अगर वेक्टर में लिखनी हो तो क्या लिखोगे, अगर इमेज की वेलोसिटी वेक्टर में लिखनी हो तो क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस में इमेज की रफ्तार कितनी है, 16, माइनस में क्योंकि इधर जा रही है, वाई एक्सिस में कितना है, 6 लेकिन माइनस में। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये मालूम करना है कि इमेज कितने एंगल, इमेज की वेलोसिटी किस एंगल पे है, सो आपको tan अल्फा निकालना पड़ेगा। एंड tan अल्फा बराबर दिस अपॉन दिस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, वाई वाली वेलोसिटी और इमेज की एक्स वाली वेलोसिटी। तो वाई वाली वेलोसिटी कितनी है, वाई वाली वेलोसिटी है 6 और एक्स वाली वेलोसिटी कितनी है, 16। अगर नेगेटिव है तो उसको मॉड ले लीजिएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, वाई वाली वेलोसिटी 6 और ये है 16, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/8। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/8। तो हम लोगों ने एंगल भी निकाल दिया, इमेज की रफ्तार किस एंगल पे होगी, इमेज की वेलोसिटी वेक्टर में कितनी होगी। और अगर इमेज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ ले कि इमेज की वेलोसिटी बताओ मैग्नीट्यूड में, तो हम लोग उस पर मॉड लगा लेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -16 आई कैप -6 जे कैप, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वेक्टर। अगर आपको मैग्नीट्यूड में चाहिए तो मॉड लगा लीजिए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
-16 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा तो जो आंसर आएगा दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, देखो हेडिंग लिखेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक तो आएगा रिफ्रैक्शन, एक तो आपको पढ़ना होगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, कि प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन कैसे होगा ये पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, इसी में आपको पढ़ना है लेंस, इसी में आपको पढ़ना है प्रिज्म, और इसी में पढ़ना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये इतनी सारी चीजें इसी में आ जाएगी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रिज्म से क्वेश्चन फिक्स्ड है, लेंस से क्वेश्चन फिक्स्ड है। लेंस और प्रिज्म से क्वेश्चन एकदम फिक्स्ड होगा कि आना ही आना है। और यहाँ पर जो लेंस है तो लेंस में 4 से 5 डेरिवेशन है, उसमें से एक डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। जैसे 10th में आपने मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, इन सारे में आपने कहा था कि एक डेरिवेशंस तो इम्पॉर्टेंट है, वो तो बनता ही बनता है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। वैसे यहाँ पर भी लेंस में 4-5 डेरिवेशंस हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, किसी न किसी तरीके से वो पूछ ही लेगा। तो चलो अब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पढ़ रहे हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट करने के लिए ना इसके पहले पूरा बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस अगर आपको स्टार्ट करना है या आपको स्टडी करना है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, तो उसके पहले आपको रिफ्रैक्शन जानना पड़ेगा, उसके पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना पड़ेगा, उसके पहले आपको स्नेल्स लॉ लगाने आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट कर लोगे तब आप यहाँ पे पहुँचोगे। यानी इसके पहले हम लोगों को बहुत सारा बैकग्राउंड पढ़ने की ज़रूरत है। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एकदम बिगनिंग से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से, कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और प्लेन मिरर का नोट्स आप लोगों को कंप्लीट मिल चुका है, आई नो। स्फेरिकल मिरर का नोट्स नहीं मिला है। स्फेरिकल मिरर का नोट्स असेंबल कर चुके हैं। उसमें बहुत सारा चीज़ एक्चुअली क्या था कि बहुत सारा जो जैसे कोई डायग्राम है वो मिसिंग है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिसिंग है, जैसे क्वेश्चंस किया हुआ है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिसिंग है। तो इसी वजह से नोट्स हम दिए नहीं थे स्फेरिकल मिरर का। तो स्फेरिकल मिरर का ऑलमोस्ट सारी चीज़ अब कंप्लीट हो गई है, तो अब जो है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो दे देंगे। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नोट्स पूरा बना हुआ है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा आज के ही दिन। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझो बेसिक से कि होता क्या है। देखिए जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाती है, यानी उसके ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट कर जाती है। तो लाइट का डेविएट हो जाना, लाइट का मुड़ जाना अपने ओरिजिनल पाथ से ही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन ऐसा कब होगा, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में
ट्रैवल करेगी या इंटर करेगी। तो इसमें सिंपली आप ऐसे लिख लो, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, हम बस ऐसे एक रिदम बनाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी ये सारा डेफिनेशन नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। लेट अस सपोज कि ये आपके पास एक सरफेस है, इसके ऊपर का मीडियम अलग है, इट इज मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2। जो सरफेस मीडियम को सेपरेट करती है उसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। लेट अस सपोज कि लाइट मीडियम 1 से कहाँ जा रही है? मीडियम 2 पे। लाइट जहाँ पर टकराएगी, जिस इंटरफेस पे टकराएगी, वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ड्रॉ कर लेना है नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट अपने ही इसी डायरेक्शन पे निकल जाती या इसी डायरेक्शन पे चली जाती। दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो, बट ड्यू टू चेंज इन मीडियम, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाएगी, बेंड हो जाएगी। चाहे वो बेंड इस तरफ भी हो सकती है या बेंड इस तरफ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा मीडियम पर। तो लेट अस सपोज कि लाइट इस डायरेक्शन में बेंड हो रही है, ठीक है। तो ये जो लाइट है इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल आई। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें देखोगे रिफ्रैक्शन में कि एंगल आई और एंगल आर सेम नहीं है, जबकि मिरर में हम लोगों ने क्या देखा था, रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होता है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होगा, चाहे रे इस डायरेक्शन में बेंड कर जाए या रे इस डायरेक्शन में बेंड कर जाए। तो लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से, लाइट का अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से बेंड कर जाना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी, तो इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज बेंडिंग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अनदर मीडियम is known as refraction. लाइट अगर किसी एंगल पर आ रही है तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक इंसिडेंस। लाइट अगर ऑब्लिक इंसिडेंस में आ रही है तभी रिफ्रैक्शन होगा, याद रखना। रिफ्रैक्शन होने के लिए लाइट को कैसे आना पड़ेगा? ऑब्लिक इंसिडेंस में आना पड़ेगा। लेकिन अगर लाइट ऐसे आ रही है नॉर्मल, अगर लाइट ऐसे आ रही है परपेंडिकुलर तरीके से, ये मान लीजिए इंटरफेस, ऊपर का मीडियम अलग है, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2। अगर लाइट इस तरीके से आ रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो बिना बेंड हुए सीधा निकल जाएगी। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, नो रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, दिस इज नो रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। तो याद रखिएगा कि रिफ्रैक्शन यानी कि लाइट तभी बेंड करेगी जब वो
ऑब्लिक तरीके से आएगी, मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पर आएगी। बट अगर 90 डिग्री पर लाइट आ रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर अगर लाइट आएगी तो बिना बेंड हुए, बिना डेविएट हुए वो सीधा निकल जाएगी, यानी कि यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब एक और बात, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या चेंज होगा। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो लाइट की जो स्पीड होती है वो चेंज होगी, लाइट का वेवलेंथ चेंज होगा, लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी। लाइट का क्या चेंज होगा, इंटेंसिटी चेंज होगा, लाइट का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ये सब चीज़ चेंज हो जाएगी। कब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो स्पीड, लैम्डा, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड ये भी चेंज होगा। एक बात याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। किसी भी लाइट की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, लाइट को हम लोग मानते हैं कि लाइट डुअल नेचर की है, ये इतना तो आइडिया आप लोगों के पास होगा ही। लाइट वेव नेचर की भी है और पार्टिकल नेचर की भी है। तो लाइट अगर वेव नेचर की हम मानते हैं, लाइट डुअल नेचर की है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्टिकल नेचर की भी है और वेव नेचर की भी है। पार्टिकल नेचर है तो लाइट को अगर आप पार्टिकल मानोगे तो उसको हम कहेंगे फोटोन, लाइट को अगर आप वेव मानोगे तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ट्रांसवर्स नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो सब ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स नेचर किसको बोलते हैं, ऐसी वेव जो क्रिस्ट और ट्रफ के फॉर्म पे चले। ऐसे अगर कोई वेव चलती है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, है ना। इसमें ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, ये वाला चीज, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होती है, यानी अगर एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो इंटेंसिटी चेंज होगी। जितना ज़्यादा ये एम्पलीट्यूड होगा, समझ जाना कि जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगी, और ये जितना कम होगा, उसका एम्पलीट्यूड जितना कम होगा उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी, ठीक है। ये बातें हम लोग ज़्यादा कहाँ करने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स में। चूंकि वेव ही है तो इस वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, चूंकि ये क्रिस्ट और ट्रफ के फॉर्म पे चलती है। ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा क्रिस्ट, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा ट्रफ। कौन कौन सी वेव क्रिस्ट और ट्रफ के फॉर्म पे चलती है, तो सबसे पहली बात कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो सब क्रिस्ट और ट्रफ के फॉर्म पे चलती है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव की तरह चलती है। दूसरा, वाटर वेव। पानी में अगर आप एक पत्थर फेंकते हो तो पानी में जो एक वेव क्रिएट हो जाता है वो भी आपका ट्रांसवर्स वेव है। गिटार का स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को जब आप प्लग करते हो, हिलाते हो, तो उसमें भी वहाँ पे जो वेव जनरेट होती है, वहाँ पर की जो वेव होती है वो भी ट्रांसवर्स वेव होती है, क्योंकि वो क्रिस्ट और ट्रफ के फॉर्म पे चलती है। दिस इज एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, लैम्डा चेंज होगा, इंटेंसिटी चेंज होगी, एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। अच्छा, इंटेंसिटी क्यों चेंज होगी, क्योंकि जब लाइट एक सरफेस पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि लाइट ट्रांसमिट हो गई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम चली गई, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट में एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, लाइट कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी अगर 100% लाइट आ रही है तो 95%, 96% वो ट्रांसफ़र हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट 1%, 2% एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड उसमें से भी कुछ अमाउंट ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर उसका जो इंटेंसिटी है इस वाले पार्ट का वो कम हो जाता है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाती है तो एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेंज होगी। क्या चेंज नहीं होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, तो क्या चेंज नहीं होता है, तो क्या चेंज नहीं होता है, सबसे पहले तो उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर उसका एंगल जिसको हम फेज बोलते हैं, फेज मतलब एंगल, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट, ये चेंज नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है, ध्यान से सुनना, ये चेंज नहीं होता है, नो चेंज। हम मानते हैं कि लाइट किससे मिलके बना है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल दैट इज फोटोन, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h इंटू एफ। ये आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है h इंटू एफ, वेर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 या 6.6 10 पे पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। एक मिनट देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा है। थोड़ा सा कट रहा है, एक सेकेंड। ओके, तो यहां पर h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो फिर फोटोन का एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। और फोटोन किससे बना है, फोटोन से मिलके क्या बना है, लाइट। तो फोटोन की एनर्जी अगर चेंज नहीं होगी तो लाइट की एनर्जी चेंज नहीं होगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा तो कलर ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होगा, कलर ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो लाइट का कलर भी चेंज नहीं होगा, एंगल भी चेंज नहीं होगी, और एनर्जी ऑफ फोटोन भी चेंज नहीं होगा। अब ये एंगल क्या है, एंगल इज अ फेज। क्या फेज, कोई भी वेव, जब आप किसी भी वेव को लिखते हो तो किसी भी वेव का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव। आपने ये SHM में या साउंड वेव में इस तरह का इक्वेशन जरूर देखा होगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। सो ये है एंगल ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। दिस इज इनिशियल एंगल, क्योंकि जब टाइम को जीरो रखोगे तो ओमेगा टी जीरो हो जाएगा लेकिन फाइव बचेगा। तो टी बराबर जीरो पे कितना एंगल बच रहा है, फाइव, जिसको बोलते हैं इनिशियल फेज यानी इनिशियल एंगल। ये चेंज नहीं होगा लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। तो एक चीज तो अब हम लोग ने सीख लिया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे किसको, लाइट का बेंड हो जाना, लाइट का मुड़ जाना ही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट एक सवाल माइंड में अभी भी ये क्रिएट हो रहा है कि आखिर लाइट बेंड क्यों होगी, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट में बेंडिंग क्यों हो जाता है, लाइट बेंड क्यों करती है। तो अब हम लोग ये जानना चाहते हैं व्हाट इज द कॉज बिहाइंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग क्यों होता है। तो लिखिएगा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या कॉज ऑफ बेंडिंग, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या कॉज ऑफ बेंडिंग। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड क्यों कर जाती है। देखिए इसका सबसे मेन जो कॉज है, सबसे मेन जो इसका कारण है वो है आपका, सबसे मेन कारण है इसका चेंज इन स्पीड। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो स्पीड में चेंजेस आ जाता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड, और इसी वजह से लाइट बेंड हो जाती है ड्यू टू चेंज इन स्पीड। यदि मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है बेंडिंग होने का, स्पीड का चेंज हो जाना, चेंज इन स्पीड। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए इंटरफेस है, ठीक है, ऊपर का मीडियम अलग है, नीचे का मीडियम अलग है, M1 एंड M2। यहाँ पर लाइट आ रही है, तीन लाइट, ऐसे दिखाते हैं लाइट को, मान लीजिए ऐसे आ रही है, ऑब्लिकली, ऑब्लिक तरीके से आ रही है, ऐसे आ रही है। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना कि लाइट, ये सब लाइट रेज हैं, ये सब क्या है, लाइट रेज। लेकिन जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो मैं आपको वहां पे एक चीज पढ़ाऊंगा, वेव फ्रंट। क्या पढ़ाऊंगा, वेव
ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे फिर एंड कर लेंगे इस क्लास को। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट होता है एक लोकस, एक ऐसा लोकस जिसमें कि हर एक पॉइंट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग सेम फेज आर इन सेम फेज, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। ये वेव ऑप्टिक्स में आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी बस इतना हल्का फुल्का जान लो। लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम फेज, यानी जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट जो सेम एंगल पर हैं या सेम एंगल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। यानी वेव फ्रंट वैसे पॉइंट का कलेक्शन है, वैसे पॉइंट का कलेक्शन है जो कि सेम एंगल पर वाइब्रेट कर रहे हैं, या ऐसे बोलो विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। जो सेम फेज में वाइब्रेट करेगा उसको बोलते हैं हम लोग वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट हमेशा लाइट रेस के परपेंडिकुलर होता है, समझ लीजिए, दिस इज लाइट रे। वेव फ्रंट हमेशा लाइट रेस के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा। दिस इज वेव फ्रंट, वेव फ्रंट हमेशा लाइट रेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये लाइट रेज हैं तो वेव फ्रंट ऐसे होगी। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दिस इज वेव फ्रंट। अब ये मान लो एक मीडियम है, तो ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी, टी टाइम में ये वाला पॉइंट जितना डिस्टेंस चलेगा उतने ही टाइम में ये पॉइंट भी सेम डिस्टेंस चलेगा, और उतने ही पॉइंट में ये वाला भी, उतने ही टाइम में ये वाला पॉइंट भी सेम डिस्टेंस चलेगा। सेम टाइम में तीनों का तीनों पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि सब सेम मीडियम में है तो सबकी रफ्तार भी सेम होगी। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। लेकिन सबसे पहले ए वाला पॉइंट इंटरफेस से टकराएगा। जब ए वाला पॉइंट यहां होगा तो बी वाला पॉइंट यहां होगा, सी वाला पॉइंट यहां होगा। अब ए वाला पॉइंट जस्ट दूसरे मीडियम में इंटर करने वाला है, दूसरे मीडियम में इंटर करने वाला है। बी वाला पॉइंट अभी भी उसी मीडियम में है, सी वाला पॉइंट अभी भी उसी मीडियम में। तो जब ये ए बी सी में ए वाला पॉइंट सबसे पहले इंटरफेस पे टकराएगा, यानी सबसे पहले दूसरे मीडियम में कौन इंटर करेगा? ए वाला पॉइंट। सबसे पहले मीडियम किसका चेंज होगा? ए वाले पॉइंट का। और हम लोग को पता है कि मीडियम जब चेंज होती है तो लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है। तो लेट अस सपोज कि इस मीडियम में लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, तो ए वाला जो पॉइंट है उसका स्पीड कम हो जाएगा, ए वाले पॉइंट का स्पीड कम हो जाएगा, ए वाले पॉइंट का स्पीड कम हो जाएगा। तो ए वाला पॉइंट टी टाइम में कम डिस्टेंस जाएगा, ए वाला पॉइंट टी टाइम में कम डिस्टेंस चलेगा, बी वाला पॉइंट ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा और सी वाला पॉइंट और ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा। ठीक, उसके बाद बी वाला पॉइंट का भी मीडियम चेंज होगा, तो ए की भी रफ्तार कम हो गई है, बी की भी रफ्तार कम होगी, फिर सी की रफ्तार लेट में कम होगी। सबसे पहले किसकी रफ्तार चेंज होगी? ए की, उसके बाद बी की, उसके बाद सी की। अलग अलग टाइम में अलग अलग पॉइंट की रफ्तार चेंज हो रही है। तो उस कारण से जब आप इन दोनों को मिलाओगे, इन तीनों को, तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा। उसके बाद फिर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर बेंडिंग हो जाएगा लाइट का, और फिर ये सबसे लेट में मतलब इसका रफ्तार चेंज होगा, क्योंकि ये सबसे लेट में इसका मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे रफ्तार ऐसे। उसके बाद जब सारे का सारा पॉइंट, तीनों पॉइंट इस मीडियम में आ चुका होगा, तब सबकी रफ्तार सेम हो जाएगी, तब सबकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। लेकिन क्या तीनों पॉइंट की रफ्तार एक ही टाइम में चेंज हुई है? नहीं। सबसे पहले किसकी रफ्तार चेंज हुई? ए की। उसके बाद किसकी रफ्तार चेंज हुई? बी की। उसके बाद किसकी रफ्तार चेंज हुई? सी की। तो पहले ए वाला पॉइंट इस मीडियम में इंटर किया, थोड़ी देर के बाद बी वाला पॉइंट इस मीडियम में इंटर किया, और थोड़ी देर बाद सी वाला पॉइंट इस मीडियम में इंटर किया। तो सबकी जो बेसिकली टाइमिंग है रफ्तार चेंज होने का, वो अलग अलग है। तीनों पॉइंट का रफ्तार एक ही टाइम में चेंज नहीं हुआ। पहले ए का चेंज हो गया, बी का रफ्तार उतना ही है, सी का रफ्तार उतना ही है, फिर बी का रफ्तार चेंज हुआ,
फिर लास्ट में सी का रफ्तार चेंज हुआ। अब इस बात को आप ऐसे समझिए तो आपको ज़्यादा फील आएगा। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि अगर ये पेन, इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, अगर ये अभी ऐसे जा रहा है, मान लो अगर मैं बोलूँ कि ये अचानक से इस पॉइंट की रफ्तार ना रुक गई, मतलब जीरो हो गई, बट इन दोनों की रफ्तार अभी भी है, ये वाला पॉइंट का रफ्तार जीरो नहीं, मान लो कम हो गया, ये वाला पॉइंट स्लो हो गया और ये वाला पॉइंट अभी भी उतने ही रफ्तार से जा रहा है। तो जब ये ऐसे आएगा इसके यहाँ पर इसकी रफ्तार अगर स्लो हो जाएगी तो ये कम जाएगा, और ये दोनों पॉइंट की रफ्तार ज़्यादा है तो ये ज़्यादा चला जाएगा, तो बेंड हो जाएगी लाइट ना। देखो ऐसे आ रही है, ऐसे मुड़ जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट कम चलेगा और ये ज़्यादा चलेगा, तो बेंडिंग हो जाएगी लाइट में। तो वैसे ही हो रहा था, जब ये आया यहाँ तक तो सेम है, जैसे ही यहाँ पहुंचा तो अचानक से ए वाले पॉइंट का रफ्तार कम हो गया, तो ये कम डिस्टेंस चला, ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट कम डिस्टेंस चला, और सी वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा चलेगा क्योंकि अभी वो उसी मीडियम में, तो बेंड हो गया, लाइट बेंड हो जाएगा। तो बेंडिंग किस कारण से आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अलग अलग टाइम में लाइट का स्पीड चेंज हो गया है, जिसका स्पीड पहले कम हुआ वो थोड़ा चला, और जिसका स्पीड बाद में चेंज हुआ वो ज़्यादा चलेगा, तो उसमें क्या होगा? बेंडिंग हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ऐसे जा रहा है, अचानक से आप इसको रोक दो तो ऐसे हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बेंडिंग होने का कारण है ड्यू टू चेंज इन स्पीड। लेकिन यही चीज़ अगर ऐसा होता, लाइट अगर ऐसे परपेंडिकुलर आती, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, तो यहाँ पे क्या होता? लाइट रेस, और लाइट रेस के परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट, ए वाला पॉइंट बी सी, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। अब जैसे ही ये वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। अब देखो तीनों पॉइंट एक साथ, तीनों पॉइंट का एक साथ मीडियम चेंज हो रहा है, तीनों पॉइंट का एक साथ रफ्तार चेंज होगा। अगर ए का रफ्तार कम होगा तो उसी टाइम बी का भी रफ्तार कम होगा, और उसी टाइम सी का भी रफ्तार होगा। तो फिर से ये दोनों आमने सामने, मान लीजिए ए यहाँ पहुंचा, बी भी इतना ही डिस्टेंस चलेगा, सी भी इतना ही डिस्टेंस चलेगा, तो सेम टाइम में जब फिर से सेम डिस्टेंस चला तो फिर से ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में ही हो गया ना, तो यहाँ पे बेंडिंग तो नहीं हो पाएगा। फिर ये जितना चलेगा ये उतना ही चलेगा, ये उतना ही चलेगा, यानी कि तीनों पॉइंट एक ही साथ दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है, तीनों पॉइंट की रफ्तार एक ही साथ चेंज हो रही है, तो यहाँ पर बेंडिंग नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर लाइट परपेंडिकुलर आ रही है तो बेंडिंग नहीं होगी, और अगर लाइट ऑब्लिक तरीके से आ रही है एंगल पर तो बेंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ठीक है, नंबर ऑफ एक्टिव स्टूडेंट बहुत कम है, कोई मतलब नहीं बन रहा ज़्यादा क्लास लेने का, तो सेशन को हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा होता है फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है। ओके, थैंक यू।